जी अस्सलाम वालेकुम। कैफेट आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर हमारा 1 पहला लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम ओरिएंटेशन लेक्चर होगा, उसमें कुछ सब्जेक्ट के हवाले से डिस्कशन होगी, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि कुछ बेसिक कंसेप्ट्स जो हैं वो हम आज के लेक्चर में भी डिस्कस करें। आज के लेक्चर में हम क्या चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं? एक इंस्ट्रक्टर का इंट्रोडक्शन, सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन, फिर इस सब्जेक्ट में फेल होने की बड़ी रीजंस क्या हैं, इस सब्जेक्ट में फेल होने की रीजंस क्या हैं उनके ऊपर बात होगी। कुछ मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दूंगा, कुछ फिजिकल स्टूडेंट्स के लिए, कुछ ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए, कि कैसे वो इस क्लास से मैक्सिमम बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए अक्सर वो पूछते हैं कि सर एक दिन में हमें कितनी कवरेज करनी चाहिए, ख़ासतौर पे वो स्टूडेंट्स जो कि मिड ऑफ द सेशन ज्वाइन करते हैं, उनके लिए कुछ डिस्कशन होगी। आपको इस कोर्स में कौन कौन से रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे उसके ऊपर बात होगी। स्टडी मटेरियल क्या होगा हमारा, लेक्चर प्लान क्या होगा, लेक्चर किस तरीके से चलेगा, डेली लेक्चर जो है, और कोर्स कवरेज, कोर्स हमारा कब कंप्लीट होगा, इसमें कितने लेक्चर्स होंगे, ये सारी डिस्कशन हम आज के लेक्चर में करेंगे। मटेरियल आपको थोड़ी देर में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जो भी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ रिटन फॉर्म में नोट करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह आपको, क्योंकि रिटन फॉर्म में अवेलेबल हो जाएगा। बहरहाल फिर भी कोई चीज़ अगर आपको लगे कि बहुत अहम है, काम किया, उसे नोट करना चाहें तो ज़रूर कर लीजिए। सबसे पहले इंस्ट्रक्टर का इंट्रोडक्शन। इंस्ट्रक्टर, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है, मैं क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। 2008 में मैंने क्वालिफाई किया। इसके बाद 2008 के बाद फुल टाइम कुछ अरसा, 1 साल तक, तकरीबन 1 साल से कुछ ज़्यादा अरसा, जिस फर्म से आर्टिकल्स कंप्लीट किए उसी फर्म में मैनेजरियल लेवल पे काम किया। फिर उसके बाद टीचिंग प्रोफेशन में मूव किया और तब से अब तक फुल टाइम बेसिस के ऊपर टीचिंग ही कर रहा हूँ। सब्जेक्ट पहले ऊंच नीच होते रहे हैं, कुछ सब्जेक्ट्स पहले पढ़ाता था अब नहीं पढ़ाता, कुछ पहले नहीं पढ़ाता था अब पढ़ाता हूँ, लेकिन ऑडिट जो सब्जेक्ट है वो सेशन 1 से लेके आज तक मैं ये पढ़ा रहा हूँ। सीफैप लेवल पे भी मैं पढ़ाता हूँ, इसलिए मेरी कोशिश ये होगी 2 चीज़ों की। एक तो ये कि आपको इस तरीके से पढ़ाया जाए कि जब आप सीफैप लेवल पे पहुँचें तो आपको सीफैप के कंसेप्ट्स को कैफ के कंसेप्ट्स के साथ इंटीग्रेट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि जो टीचर सीफैप को पढ़ा रहा होता है उसे पता होता है कि कंसेप्ट जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ये सीफैप में जाके कैसे खुलेगा। तो इस तरीके से मेरी कोशिश ये होगी कि कंसेप्ट्स इस तरीके से आपके बिल्ड किए जाएँ कि आगे चल के भी आपके काम आ सके। और प्लस मेरी दूसरी कोशिश ये होगी कि सीफैप लेवल के भी कुछ पास्ट पेपर के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके साथ शेयर किए जाएं ताकि आप उनकी प्रैक्टिस करें। लेकिन उसमें ये मैं डेफिनेटली मेरी जिम्मेदारी होगी, ये मैं देख लूँगा कि वो जो क्वेश्चन मैं सिलेक्ट करूँ सीफैप के पेपर्स में से वो कैफ लेवल के मुताबिक हों, ठीक है। क्योंकि आपको पता है सीफैप लेवल का कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें कैफ लेवल के जो सिलेबस होता है वो इंक्लूडेड होता है बाय डिफ़ॉल्ट। अच्छा, इसमें एक अहम चीज़, इंस्ट्रक्टर के नीचे लिखा हुआ है रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग, ठीक है। क्लास के दौरान में जो सब्जेक्ट से रिलेटेड कंसेप्ट्स हैं वो आपको पढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। उसके हवाले से जो टिप्स प्रोवाइड करना मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन क्लास के दौरान में सम टाइम आपको सब्जेक्ट्स के लेसन्स के साथ साथ मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको कुछ लाइफ लेसन्स भी साथ साथ देता रहूं। आप वो ऑप्शनल है, आप चाहे उनको पिक करें चाहे ना करें, चाहे उनके ऊपर अमल करें चाहे ना करें, ठीक है। जैसे कहा जाता है ना, उस्ताद जो है वो बाप की तरह होता है, तो बाप के पास और कुछ हो ना हो देने के लिए अपने बच्चों को कुछ ना कुछ नसीहतें ज़रूर होती हैं, तो वो इंशाल्लाह नसीहतें मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। उनमें से पहली नसीहत जो है आज आपको दे रहा हूँ, लाइफ लेसन, रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग। मैं थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट स्टॉक एक्सचेंज में भी करता हूँ, उसमें मैंने ऑब्जर्व किया है कि मोर देन 90% इन्वेस्टर्स जो होते हैं ना वो ऐसे होते हैं जो अपने ब्रोकर के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक चलते हैं। ब्रोकर कहता है सर जी ये शेयर्स खरीद लो, शेयर्स खरीद लेते हैं, ब्रोकर कहता है ये शेयर बेच दो, बेच देते हैं।
ऐसे इन्वेस्टर जो अपने ब्रोकर के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक चलते हैं, खुद होमवर्क नहीं करते, खुद रिसर्च नहीं करते, वो कभी भी बड़ा गेन स्टॉक एक्सचेंज से हासिल नहीं कर पाते। ये आप चाहे किसी भी पुराने इन्वेस्टर से या ब्रोकर से पूछ लीजिएगा। उसी तरह आप लोग भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप भी इन्वेस्टर हैं। इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसों की नहीं होती, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट 6 महीने मेहनत करता है, किसी टीचर को फॉर एग्जांपल 20,000 फी पे करता है और उसके बाद खुदा न खास्ता फेल हो जाता है, अब वो ये कभी नहीं कहेगा मेरा 20,000 का नुकसान हो गया। क्या कहेगा? मेरा 6 महीनों का नुकसान हो गया, ठीक है। तो जो इन्वेस्टमेंट होती है ना, इन्वेस्टमेंट 3 तरह की होती है, जान, माल, वक्त, ठीक है। माल आपने 20,000 फीस अदा कर दी है, ठीक है। अब आप जान भी लगा रहे हैं, अपना वक्त भी लगा रहे हैं, ठीक है। वक्त क्या, ये जो 1.25 घंटा आपने मुझे दिया है, ठीक है। और जान के आप घर से उठ के आए हैं, ठीक है। ट्रैवलिंग, जाहिर है ट्रांसपोर्टेशन इन इटसेल्फ एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, ये सारी भी आपकी इन्वेस्टमेंट है। तो हमेशा जिंदगी में कभी भी अपनी तीनों में से, जान, माल, वक्त में से किसी भी चीज की इन्वेस्टमेंट करने लगे ना, उससे पहले हमेशा आपने रिसर्च कर लेनी है। अच्छा, रिसर्च करनी पहले है, बाद में नहीं। अगर आपने इस सब्जेक्ट को, इसके टीचर को सेलेक्ट करने से पहले रिसर्च की है, इसका मतलब है आप रैशनल इन्वेस्टर हैं, आपने ये अच्छा काम किया। लेकिन अगर आपने रिसर्च नहीं की, इधर उधर से सुना और आपने इन्वेस्टमेंट कर ली, तो फिर ये इन्वेस्टमेंट जो है मे भी आपके लिए यूजफुल हो, मे भी यूजफुल ना हो, कोई भी हो सकती है, संक इन्वेस्टमेंट भी तो हो सकती है। इसलिए हमेशा पहला लाइफ लेसन क्या, जब कभी इन्वेस्टमेंट करने लगे रिसर्च जरूर करनी है। चलिए, बहरहाल ये तो इंस्ट्रक्टर का इंट्रोडक्शन, इसके बाद आगे चलते हैं सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन। सब्जेक्ट के हवाले से कुछ चीजें आपके साथ शेयर करता चलो। हमारा ये सब्जेक्ट है कैफ 8, कैफ लेवल पे लास्ट सब्जेक्ट है, ठीक। इसकी प्लेसमेंट भी बहुत अहम है कि आई कैप ने इसको कैफ लेवल में सबसे एंड पे क्यों रखा, क्योंकि हमारे ऑडिट प्रोफेशन में ये कहा जाता है कि जहां अकाउंटिंग खत्म होती है ना, वहां से ऑडिट शुरू होता है। जहां पे अकाउंटिंग, तो आप देखें उसने आपको अकाउंटिंग 3 लेवल में पढ़ते हैं ना आप, एक शायद पीआरसी में है, फिर उसके बाद कैफ लेवल पे कैफ 1 है, फिर शायद कैफ 5 है, ठीक है। तो उसने आपको तीनों अकाउंटिंग पढ़ाने के बाद ऑडिट पढ़ने के लिए कहा, ठीक है। इसकी एक रीजन है, वो आगे जैसे जैसे हमारा कोर्स चलेगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसमें हम करते क्या है, इसमें हम किसी ना किसी इंफॉर्मेशन की वेरिफिकेशन करते हैं। ऑडिट में हम क्या करते हैं, किसी ना किसी इंफॉर्मेशन की वेरिफिकेशन करते हैं। देखिए 2 अल्फाज हैं, दोनों में फर्क नोट कीजिएगा, एक है प्रिपरेशन और दूसरा है वेरिफिकेशन। प्रिपरेशन का मतलब क्या है, कोई चीज तैयार करना, और वेरिफिकेशन का मतलब क्या है, उसको चेक करना कि वो ठीक है कि नहीं। जब आप अकाउंटिंग की क्लास में बैठ रहे होते हैं ना, तो आप क्या चीज प्रिपेयर कर रहे होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और जब आप ऑडिट की क्लास में बैठेंगे, आप क्या कर रहे होंगे उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, वेरिफिकेशन, ठीक है। तो खुद मुझे बताइए, पहले प्रिपरेशन आती है या वेरिफिकेशन? पहले प्रिपरेशन, शाबाश। इसीलिए आई कैप ने पहले आपको अकाउंटिंग सिखाई, प्रिपरेशन, उसके बाद उसकी वेरिफिकेशन सिखाएगा। अगर आपको पता ही नहीं एनआरवी क्या है, आपको पता ही नहीं इंपेयरमेंट क्या है, गुडविल क्या है, टेंजिबल एसेट्स क्या हैं, आप प्रिपेयर नहीं कर, तो आप उनको वेरीफाई भी नहीं कर सकते। इसीलिए ऑडिट की आपको डेफिनेशन मैंने बताई। ऑडिट की डेफिनेशन क्या है, वेरिफिकेशन करना, किस चीज की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, शाबाश, ठीक है। नेचर क्या है इसकी, नेचर है प्रैक्टिकल और जजमेंट। अकाउंटिंग की तरह नहीं है। अकाउंटिंग में क्या होता है, कुछ नंबर्स होते हैं, आपने उन नंबर्स के ऊपर कुछ ना कुछ कैलकुलेशन वगैरह परफॉर्म करनी होती है। नॉर्मली अकाउंटिंग की नेचर इस तरह की होती है, मैथमेटिकल। ये मैथमेटिकल नहीं है। ऑडिट में 2-3 टॉपिक्स ऐसे आएंगे जिनमें कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, लेकिन ज्यादातर ये सब्जेक्ट क्या है, यूँ समझ लीजिए थ्योरेटिकल नेचर का। लेकिन थ्योरेटिकल भी ऐसा नहीं है जैसा कि इकोनॉमिक्स हुआ करती थी या इस तरह के थ्योरी के सब्जेक्ट्स हुआ करते थे कि हमने रटा लगाया, क्वेश्चन आया और उसको लिख दिया। थ्योरेटिकल में भी ये है जजमेंटल। जजमेंटल का मतलब क्या है, हमें अपनी जजमेंट अप्लाई करना पड़ती है। इस पेपर में अब सबसे अहम बात बताने जा रहा हूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पेपर में हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी जजमेंट अप्लाई। ये न्यूमेरिकल पेपर नहीं है, इसमें कैलकुलेशन ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन ये थ्योरेटिकल भी नहीं है,
थ्योरेटिकल इस सेंस में तो कह सकते हैं कि इसमें कुछ इंग्लिश की तरह सेंटेंस वगैरह लिखने होते हैं, लेकिन ऐसे कहना कि सर ये मैं याद कर लूंगा सारा 100% याद, क्या मैं पास हो जाऊंगा? नहीं, इसमें आपको जजमेंट, जैसे फर्ज कीजिए छोटी सी एग्जांपल, इन भाईजान मैंने क्लास में ये सिखाया कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक अहम एरिया होता है, एक अहम अकाउंट होता है सेल्स अकाउंट, अगर आपने सेल्स अकाउंट को वेरीफाई करना है तो आपको सेल इनवॉइसेस को चेक करना चाहिए। सेल इनवॉइस, इस बात से एग्री करते हैं? ये मैंने कंसेप्ट बिल्ड किया। अब ये जब एग्जाम में पेपर देने जाएंगे ना, आई कैप ये नहीं पूछेगा सेल्स को कैसे वेरीफाई किया जाता है, आई कैप पूछेगा परचेजेस को कैसे वेरीफाई किया जाता है। अब देखें, अगर आप इसको थ्योरेटिकल सब्जेक्ट समझ रहे होंगे ना, तो आप एग्जाम में इस एक्सपेक्टेशन के साथ जाएंगे कि सर ने क्लास में सेल्स की एग्जांपल दी थी ना, वो सेल्स के बारे में ही पूछेगा। आई कैप कहता है मैं कंसेप्ट तो वही रखूंगा, मैं एग्जाम्पल चेंज करके पूछूंगा। कंसेप्ट बैकएंड पे वही होगा जो किताबों में लिखा हुआ है, लेकिन उसकी एप्लीकेशन डिफरेंट। एप्लीकेशन आई कैप पूछ लेगा बताओ परचेजेस को कैसे वेरीफाई करेंगे। अब अगर तो आपने सिर्फ रट्टा लगाया हुआ ना, आप कहेंगे सर ने ये क्वेश्चन तो करवाया ही नहीं है, ये केस स्टडी तो सर ने करवाई। लेकिन अगर कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो आप कह देंगे कि भाई जिस तरीके से सेल्स वेरीफाई होती है उसके डॉक्यूमेंट्स उनको चेक करना होता है, उसी तरीके से परचेजेस भी वेरीफाई होगी। परचेजेस के डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे? मैं सोचता हूं परचेज इनवॉइस, वो लिख दें। अब देखें, कंसेप्ट बैकएंड पे वही है, एप्लीकेशन डिफरेंट है। इसकी एप्लीकेशन एक कंसेप्ट को एक एग्जाम्पल के जरिए से सीखा, उस कंसेप्ट को दूसरी एग्जाम्पल पे कैसे अप्लाई करना है, यह है प्रोफेशनल जजमेंट, ये होती है जजमेंट। तो इस सब्जेक्ट में आपको जजमेंट अप्लाई करना पड़ेगी, ठीक है। आपको पता है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी के स्टूडेंट्स हैं, इतने पेपर दिए हैं, शाज़ो नादर ही ऐसा होता है कि पास पेपर में कोई एक क्वेश्चन ऐसा आ जाए एज इट इज जो पहले भी टेस्ट हुआ है, नहीं होता। इवन अकाउंटिंग में नहीं होता, ठीक है। आपने बीला पढ़ा है, सीला पढ़ा है, नॉर्मली उसमें भी नहीं होता। तो इस ऑडिट के सब्जेक्ट में भी ऐसा नहीं होगा कि आई के आपने जो केस स्टडीज पहले टेस्ट कर ली है, नॉर्मली ऐसा कभी कभार हो भी जाता है, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता। तो वही केस स्टडी आई के दोबारा टेस्ट करेगा, लेकिन कंसेप्ट वही दोबारा टेस्ट करेगा, ये कंफर्म। दो चीजें तकरीबन कंफर्म है। क्या? जो क्वेश्चन आई कैप ने पहले टेस्ट कर लिया वो क्वेश्चन वो केस स्टडी दोबारा टेस्ट नहीं करेगा। और दूसरी चीज क्या कंफर्म है कि जो बुक में कंसेप्ट्स मौजूद हैं उन्हीं को टेस्ट करेगा, लेकिन आपकी जजमेंट वो देखना ये चाहता है। देखिए, प्रैक्टिकली दुनिया जो बड़ी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, इसमें हर सिचुएशन डेली बेसिस के ऊपर सिचुएशन चेंज हो रही होती है, सर्कमस्टेंसेस चेंज हो रहे होते हैं। आई कैप ने आपको उस चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस के लिए तैयार करना है, ठीक है। आई कैप को भी पता है कि जब आप प्रैक्टिस में जाएंगे तो आपको वो सिचुएशन हो सकता है ना फेस करनी पड़े जो किताबों में लिखी है, डिफरेंट सिचुएशन फेस करना पड़ेगी। आई कैप आपको उस डिफरेंट सिचुएशन को फेस कैसे करना है उसके लिए तैयार कर रहा है। तो सबसे अहम चीज इस सब्जेक्ट को समझने के हवाले से क्या है, ये न्यूमेरिकल नहीं, ये थ्योरेटिकल भी नहीं, ये जजमेंटल है, जजमेंटल है, ठीक है। अगर आज के इस लेक्चर में आपने कुछ भी ना और समझा, सिर्फ यही चीज समझ ली कि ऑडिट एक जजमेंटल सब्जेक्ट है, और जजमेंटल का फर्क क्या है, तो आज के लेक्चर का हक अदा हो गया। जजमेंटल का मतलब क्या है? कंसेप्ट वही होगा, एप्लीकेशन डिफरेंट सिचुएशंस में कैसे करनी है, ये स्किल आप में डेवलप होनी चाहिए, ये है जजमेंट। क्लियर जी? इसके बाद आगे चलते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट डिफिकल्टी लेवल क्या है? मॉडरेट है लेकिन लेंथी है। इसमें एक प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम, अकाउंटिंग आप 3 लेवल पे पढ़ते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग कैफ लेवल में जितनी काउंटिंग आपने पढ़नी है ना, उसको आई कैप ने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। लेकिन कैफ लेवल पे ऑडिट जितना पढ़ना है ना, वो आई कैप ने सिर्फ एक हिस्से में कहा सारा समझा दो। तो हमारे जो हम ऑडिट के टीचर्स होते हैं, हमारे लिए एक बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हमने 100 घंटों के अंदर आपको इस सब्जेक्ट की ABC से उठाना है, 0 से लेके चलना है और 100 तक पहुंचाना है, जो कि एक मुश्किल काम है, लेंथी है, क्योंकि नई चीज सीखते हुए ना शुरू में प्रॉब्लम आती है,
ठीक है, शुरू में प्रॉब्लम, तो इसीलिए लेंथ, लेकिन मुश्किल नहीं है। अगर आप हर रोज 2 घंटे पढ़ते रहे, असाइनमेंट्स डेली बेसिस के ऊपर करते रहे, मुश्किल लेंथी है, मुश्किल नहीं है। तो आपने कोशिश करनी है रोज का काम रोज करते रहे, वरना बाद में एंड में चल के प्रॉब्लम होगी। पासिंग परसेंटेज पिछले 10 अटेम्प्ट्स की अगर आप एवरेज करें वो तकरीबन 33% बनती है, ठीक है। 30 आई कैप के पेपर्स में 33% पासिंग जो रेशो है, ठीक है, आपको पता है तकरीबन इतने ही स्टूडेंट पास होते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली अगर आप इसको कंपेयर करें न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स के साथ, जैसे कॉस्ट काउंटिंग के साथ, जैसे FR2 के साथ, देखिए 1-2 अटेम्प्ट्स में ऊंच नीच होती रहती है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैंने 10 अटेम्प्ट्स की एवरेज निकाली है, क्योंकि ट्रू पिक्चर जितना ज्यादा आपका सैंपल होगा उतने ही ज्यादा बेहतर रिप्रेजेंटेटिव होगा। तो इन लॉन्ग रन अगर आप देखें इसको, तो इस सब्जेक्ट में पासिंग रेशियो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स की निस्बत कम है। हालांकि ये मैंने कहा थोड़ी देर पहले कहा कि ये मॉडरेट डिफिकल्ट नहीं है, कॉस्ट काउंटिंग का सब्जेक्ट इस सब्जेक्ट से ज्यादा डिफिकल्ट है, FR2 का सब्जेक्ट इससे ज्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है। मैं चूंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं ना, मैंने सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं, तो वो इसे, लेकिन ये सब्जेक्ट उनकी निस्बत आसान होने के बावजूद पासिंग रेशियो कम क्यों है? इसकी रीजन ये है दो, एक तो ये कि मैंने बताया लेंथी है ना, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होते हैं, तो आप फर्स्ट टाइम जो भी चीज सीख रहे होते हैं ना, नेचुरली उसमें आपको शुरू के दिनों में स्ट्रगल करना पड़ती है। आप में से बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे शुरू के 15-20 दिनों में फील करेंगे मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, ठीक है, क्योंकि नई चीज है ना, तो कंसेप्ट्स बिल्ड होते होते थोड़ा सा टाइम लगता है। तो एक तो लेंथी सब्जेक्ट होने की वजह से थोड़ा बच्चों को इनको तैयार करने में, रिवाइज करने में, याद करने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। और फिर डेली असाइनमेंट नहीं करना, रिटन होम असाइनमेंट ना करना, ये भी एक बड़ी रीजन होती है। अगर आप डेली असाइनमेंट नहीं करेंगे, स्टूडेंट नॉर्मली ये समझ रहा होता है कि मैंने याद कर लिया ना तो बस मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना टाइम जाया करना होगा। थ्योरी लिखना मुश्किल काम है। आप 2-3 क्वेश्चन, मुझे अपने पूरे कैरियर में, मैं अपनी मिसाल देता हूं, आपकी क्या अपनी मिसाल, अपने पूरे स्टूडेंट लाइफ में सबसे ज्यादा जो काम जिससे मुझे नफरत थी वो था ऐसे लिखना, मजमून लिखने का मेरे से नहीं लिखा। इवन हमारा CA का एंट्री टेस्ट था, मुझे अच्छे तरीके से याद है, मैं वो उसमें मजमून आता था, ये नहीं कि मैं लिख नहीं सकता था, आता था, बहुत बोरिंग होता है, यही फीलिंग होती है। लेकिन याद रखें, केस स्टडी अटेम्प्ट करते हुए फीलिंग नहीं आएगी आपको बोरिंग के, रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए फीलिंग है। लेकिन इसके बावजूद आपने कोशिश करनी है कि जो रटे वाले रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन उनको भी रिटन फॉर्म में अटेम्प्ट करें, क्योंकि रिटन फॉर्म में अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा प्रेजेंटेशन क्वेश्चन की कैसे देनी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फिर इसके बाद पेपर पैटर्न क्या होगा हमारा, इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नॉर्मली नहीं होते, ठीक है। आपको वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन मिलेंगे जिनमें वो इंग्लिश लिखनी होती है। 2 तरह के क्वेश्चंस होंगे, रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन, रटे वाले क्वेश्चन और केस स्टडीज, ठीक है। आपने अगर बिजनेस लॉ पढ़ा है, आपने अगर कंपनी लॉ पढ़ा है, तो उसमें आपको अंदाजा होगा बिजनेस लॉ में भी इस तरह होता था, कुछ रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन होते थे रटे वाले और कुछ केस स्टडीज होती थे, ठीक है। तो यहां पे भी इसी तरीके से होगा, कुछ रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन, कुछ केस स्टडीज। आई कैप दोनों का परसेंट वेटेज ऊंच नीच करता रहता है, लेकिन नॉर्मली कोई 60 to 70% के करीब केस स्टडी बेस्ड पेपर होता है और 30 to 40% के दरमियान में रिप्रोडक्शन का, ठीक है। तो इसका मतलब है ज्यादा वेटेज जो है, मोर देन 50% वेटेज, ये कंफर्म है हमारी केस स्टडी की होगी। इसीलिए हम किसी भी कंसेप्ट को सीखते हुए जब उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन ज्यादा फोकस हमारा किसकी तरफ होगा, केस स्टडीज की तरफ। शाबाश। केस स्टडी, अच्छा लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा, इसकी प्रेजेंटेशन वैसी नहीं होगी जैसी लॉ की केस स्टडी की होती थी, ठीक है। इंफॉर्मेशन स्टाइल, जो इंफॉर्मेशन होता है वो तकरीबन एक जैसा होगा, मिलता जुलता, वो किसी ना किसी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन आपको दी गई होगी, लेकिन इसको अटेम्प्ट कैसे करना है। लॉ में तो आपको एक रूल बताया जाता है, लीगल प्रोविजन लिखो और फिर उसके बाद रिलेट करो, डिसीजन वगैरह वगैरह। तो यहां पे चूंकि लॉ तो है ही नहीं, लीगल प्रोविजंस नहीं लिखी जाती। केस स्टडी की शक्ल वैसी ही होगी जैसी बी लॉ या सी लॉ में हुआ करती थी, लेकिन इसको अटेम्प्ट कैसे करना है इसका तरीकाकार डिफरेंट होगा।
अब वो किस तरीकाकार के जरिए से अटेम्प्ट करना, ये जैसे जैसे हम आगे चलेंगे मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। इसमें बेसिकली हर टॉपिक के लिहाज से प्रेजेंटेशन डिफरेंट होती है। एक टॉपिक है उसकी प्रेजेंटेशन हो सकता है किसी और तरीके से हो, केस स्टडी की, दूसरा टॉपिक की प्रेजेंटेशन किसी और तरीके से हो। बड़ी बड़ी रीजंस क्या हैं फेल होने की? ये रीजंस आईकैप के पास, कुछ रीजंस आईकैप के पास्ट पेपर से उठाई हैं और कुछ रीजंस मेरा अपना एक्सपीरियंस है उसकी बेस। पहला, लैक ऑफ रिटन प्रैक्टिस। अकाउंटिंग की तरह स्टूडेंट्स इस पेपर में रिटन प्रैक्टिस नहीं करता। रीजन मैंने आपको बता दी, रिटन प्रैक्टिस करते हुए थोड़ा बोरिंग लगता है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको ये नहीं पता चलेगा आपने इसको प्रेजेंट कैसे करना है। रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते स्टूडेंट्स, ठीक है। क्वेश्चन की देखिए अकाउंटिंग का पेपर होता है ना, उसमें रिक्वायरमेंट्स नॉर्मली स्टैंडर्डाइज्ड होती हैं, यानी आपको क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन देखे ना कि क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट का अंदाजा हो सकता है। ये ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, नीचे एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं, ये फाइनल काउंट का क्वेश्चन है? ये बैंक से पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं और ये BRS का क्वेश्चन होगा। ये अकाउंटेंट ने कुछ गलतियां कर दी हैं रिक्वायरमेंट में, रेक्टिफाइंग एंट्री की बात कर रहा होगा, और नॉर्मली आपने देखा है ऐसे ही होता है। इस वजह से ना स्टूडेंट एक गलत कंसेप्ट लेके ऑडिट के पेपर में बैठते हैं कि शायद इसी तरह प्रैक्टिस हुई होती है ना उस तरीके से, तो जहन उसी तरीके से सोचने का आदी होता है कि अगर इस तरह की केस स्टडी आ जाए ना, इस तरह की इंफॉर्मेशन आ जाए तो रिक्वायरमेंट नॉर्मली ये होगी। याद रखें एक ही केस स्टडी है ना, इंफॉर्मेशन एक ही तरह की इंफॉर्मेशन हो तो रिक्वायरमेंट 3 चैप्टर में से कोई भी अटैच की जा सकती है, यानी एक ही केस स्टडी को 3 डिफरेंट चैप्टर्स में डिफरेंट रिक्वायरमेंट के साथ टेस्ट किया जा सकता है। इसीलिए आपने हमेशा ये जहन में रखना है, ये नहीं सोचना कि नॉर्मली इस तरह की केस स्टडी होती है, इसकी रिक्वायरमेंट ये होती है, इस क्वेश्चन में भी यही करना होगा। नहीं, आपने हमेशा रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करना है। ये क्या लिखा हुआ है, पढ़ना नहीं, अंडरस्टैंड करना है। और एक बहुत अहम कंसेप्ट आपको दे रहा हूं, पावर वर्ड्स का, ठीक है, पावर वर्ड्स का। है? ये भाईजान ये तो माशाल्लाह बड़े अकलमंद लग रहे हैं, ये बड़े अकल। मेरा ये जो जुमला है ना, इसमें 7-8 अल्फाज होंगे ऐसे ही है, लेकिन इनमें से एक वर्ड है जो सबसे ज्यादा पावरफुल है, वो अकलमंद। शाबाश। तो हम जो अल्फाज बोलते हैं ना, अल्फाज इनके असरात होते हैं। हर लफ्ज के कोई ना कोई असर, कोई पॉजिटिव होता है, कोई नेगेटिव होता है, किसी की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, किसी की स्ट्रेंथ कम होती है। आपने एग्जाम में पावर वर्ड्स को देखना है, ये एग्जाम के क्वेश्चन में छुपे होते हैं, ठीक है। ये ऐसा जब केस स्टडी डिस्कस करेंगे ना, मैं आपसे पूछूंगा और आपको बताऊंगा इसमें ये पावर वर्ड है, ये पावर वर्ड है। तो रिक्वायरमेंट को आपने जहन में रखना है, रिक्वायरमेंट का एक एक लफ्ज, और फिर केस स्टडी की इंफॉर्मेशन के दौरान आपने पावर वर्ड्स जानने हैं, पहचानने, क्योंकि पावर वर्ड्स आपको बताते हैं कि आपने क्या लिखना है। स्टूडेंट इस वजह से इस पेपर में फेल नहीं होते हैं कि सर 10 पॉइंट्स याद करने थे, 8 याद रहे, 2 भूल गया। ये तो हमेशा ऐसा होगा कि आप कुछ ना कुछ चीजें भूल जाया करेंगे। तो यहां पे इस सब्जेक्ट में कोई भी स्टूडेंट इस वजह से फेल नहीं होगा कि 10 चीजें थी, 8 याद की, 2 भूल गया, लेकिन वो इस वजह से फेल होगा कि क्वेश्चन किसी और चैप्टर का पूछा था, रिक्वायरमेंट को ध्यान से नहीं पढ़ा और जवाब किसी और चैप्टर में से दे दिया, इस वजह से। तो इसीलिए आपने किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए क्या करना है, रिक्वायरमेंट को खासतौर पे अंडरस्टैंड करना है। सिलेक्टिव, अगर रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, अच्छे स्टूडेंट्स, ये वो गलती है जिसकी वजह से अच्छे स्टूडेंट जो पूरे सेशन में मेहनत भी करते हैं वो पास नहीं हो पाते, ठीक है। तो आपने रिक्वायरमेंट को खासतौर पे अंडरस्टैंड करना, पावर वर्ड्स को हाईलाइट करना, सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी। सिलेक्टिव स्टडी क्या है कि अहम टॉपिक्स के ऊपर सर से पूछ लिया, अहम टॉपिक्स कौन से हैं उनके ऊपर ज्यादा काम किया और बाकी के टॉपिक्स को सरसरी तौर पे कवर कर लिया। ऐसा काम नहीं करना आपने। खास तौर पे आपने कोशिश करनी है कि रोज का काम रोज करें। आखिरी दिनों में जो लास्ट टॉपिक होंगे ना, वो अक्सर स्टूडेंट्स के वीक रह जाते हैं। क्यों वीक रह जाते हैं भला? हाँ, टाइम कम। स्टूडेंट कह रहा था सर रिवीजन भी करनी है, ठीक है। अब जाहिर है शुरू में इस महीने जो आप टॉपिक पढ़ेंगे ना, उनको तैयार करने के लिए आपके पास 5 महीने हैं, लेकिन जब सेशन का आखिरी महीना होगा उसको तैयार करने के लिए क्या होंगे,
2 महीने होंगे, सिर्फ 1 महीना होगा सिर्फ, और ये सिर्फ इस पेपर के साथ ही, हर पेपर के साथ है। इसीलिए कोशिश ये किया करें कि शुरू के जो टॉपिक्स हैं साथ साथ तैयार करके साइड पे लगाते रहें, ताकि एंड में जो टाइम है वो एंड वाले टॉपिक से ऊपर दें, वरना वो वीक रह जाएंगे। और ये ज़हन में रखिएगा, आपका जो टॉपिक भी वीक है ना, वो ICAP को पता है। ICAP बहुत डिटेल लेवल पे कैलकुलेशन कर रहा होता है, वो आपकी सोच है। तो इसीलिए हमने किसी टॉपिक को वीक नहीं छोड़ना। एब्सेंटीज्म छुट्टी नहीं करनी आपने, चाहे कोई भी रीजन हो जाए। एक छुट्टी करेंगे, उसका इफेक्ट उस पूरे जो टॉपिक चल रहा होता है ना, अगले चैप्टर अगले लेक्चर्स पे भी आता रहता है। सबसे अहम, मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना क्लास में मोबाइल इस्तेमाल। अच्छा, वैसे मैं पर्सनली अगर मेरे बस में हो ना, तो मैं किसी स्टूडेंट को मोबाइल इस्तेमाल करने ही ना दूं, कभी भी ना करने दूं। आपके लिए इतना अहम नहीं है, मतलब क्या ज्यादा से ज्यादा काम आपने क्या करना है मोबाइल के ऊपर, यही है कि आने जाने के लिए आपने इन ड्राइव उबर वगैरह बुक करवानी होगी, तो कोई बात नहीं, रिक्शे पे चले जाए थोड़ा सा घूम फिर। मोबाइल के बारे में आपने देखा होगा, जो बड़े बड़े लोग हैं ना, इवन ये जिन लोगों ने ये चीजें इजाद की हैं, वो भी अपने बच्चों को इनसे दूर रखते हैं हाथों इम्कान। और मोबाइल के बारे में कहा जाता है ये मोस्ट डिस्ट्रैक्टिंग डिवाइस है। आपको अपनी पढ़ाई से सबसे ज्यादा जो हटाती है ना चीज, सबसे ज्यादा, वो ये मोबाइल है। मशवरा देना मेरा फर्ज है, अमल करना ना करना आपकी मर्जी है। क्लास के अंदर तो हरगिज आपने मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। अगर फर्ज कीजिए किसी दिन मैं 5-7 मिनट लेट भी हूं, तो आपने फौरन मोबाइल निकाल के यूट्यूब, फेसबुक, गूगल वगैरह पे नहीं जाना, कोई ना कोई टॉपिक को रिवाइज करते रहना है। क्लास में मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना, चाहे टीचर क्लास में हो या ना हो, क्लियर। और कोशिश करें घर जाके भी जब पढ़ने लगे ना, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने लगे, तो जो मोबाइल है उसको आपने साइलेंट करना है और उसको साइड पे रखना है, उल्टा के, सीधा भी नहीं रखना, थोड़ी थोड़ी देर बाद नजर जाती है। मोस्ट डिस्ट्रैक्टिंग डिवाइस, ये मैं नहीं कह रहा, ये टेक एक्सपर्ट्स कहते हैं। तो आपने पढ़ाई करते हुए मोबाइल, हाँ उसके बाद पढ़ाई कर ली, जितना मोबाइल इस्तेमाल करना चाहें कर लें, मुझे कोई इतराज नहीं। दूसरों के क्वेश्चंस को ना सुनना, क्लास में कोई भी एक स्टूडेंट अगर क्वेश्चन पूछे, आप लोगों को चाहिए दूसरे स्टूडेंट्स उस क्वेश्चन को सुने, क्योंकि वो क्वेश्चन आपका भी हो सकता है। वीकली टेस्ट को अटेम्प्ट, ये कुछ रीजंस हैं, ठीक, जो फेलियर के थे। हाउ मच एफर्ट रिक्वायर्ड टू पास दिस सब्जेक्ट, अब आपने खुद वैल्यूएट करते रहना है कि आप डेली बेसिस के ऊपर इस क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं कि नहीं। 2 घंटे डेली आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, डेली बेसिस के ऊपर पढ़ना पड़ेगा। कुछ स्टूडेंट ये कहते हैं सर घर जाके आधे घंटे में, मैं आइंस्टाइन हूं, मैंने आधे घंटे में पढ़ा, मुझे सारा कुछ समझ आ गया। पिछले टॉपिक्स के रिवीजन करें, रिटन प्रैक्टिस करें। होम असाइनमेंट्स आपने डेली करनी है, और डेली से मुराद रिटन फॉर्म में। मैं आगे कहूं या ना कहूं, जब मैं कहूं ना कि होम असाइनमेंट करनी है, इसका मतलब यही होता है रिटन फॉर्म में करनी है, वरना आप क्वेश्चन पढ़ते हैं और आपको ये लगता है कि आपको समझ आ गई है, ठीक है। तो आपने ऐसे नहीं करना, असाइनमेंट हमेशा हमारी रिटन फॉर्म में होगी। वीकली टेस्ट आपने अटेम्प्ट करने हैं, इससे आपको ना सिर्फ ये कि आपकी वैल्यूएशन होती है कि आपका टॉपिक कितना तैयार है, बल्कि टीचर को भी आपके रिजल्ट से पता चल जाता है कि कौन सा चैप्टर आपका वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, या किस जगह पे स्टूडेंट प्रेजेंटेशन की गलती कर रहे हैं। अगर आप टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे वीकली, आपकी परफॉर्मेंस से आप खुद भी अवेयर होते रहेंगे, आपके टीचर को भी पता चलता रहेगा। हर संडे को प्रैक्टिस कर लें, रूल बना लें कि हर संडे को आपने इस सब्जेक्ट के जितने भी प्रीवियस टॉपिक्स हैं रिवाइज करने हैं। बल्कि मैं अगर आपकी जगह पे होता तो रूल बनाता कि संडे को मैंने किसी सब्जेक्ट का कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना, बल्कि सबकी रिवीजन करनी है। और क्या करना है जी हमने, हाँ कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस। ये नीचे YouTube लेक्चर और ऑफिशियल लेक्चर का फर्क है, घर जाके पढ़ लीजिएगा, अब इसमें मुनासिब नहीं लगता मुझे मैं इसके ऊपर कुछ कमेंट करूं। हाँ ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जिनमें से कुछ चीजें मैंने आपको बता दी हैं। बी रेगुलर एंड पंक्चुअल। रेगुलर का मतलब क्या होता है, रेगुलर का मतलब क्या है, रोज के रोज आना है, छुट्टी नहीं करनी।
और पंक्चुअल कॉस्ट काउंटिंग पढ़ी है मेरे भाई ने? यस सर। कैलकुलेट करके बताएं आपकी जितनी फीस है और जितने आपके लेक्चर्स हैं, एक लेक्चर की कॉस्ट क्या है, फाइनेंशियल कॉस्ट क्या है, कैलकुलेट करें जी। हमारे 100 के करीब लेक्चर्स होंगे टोटल। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? बी अटेंटिव इन क्लास। क्लास में देखिए, मोबाइल को दूर रखेंगे ना, ऑटोमेटिकली अटेंटिव हो जाएंगे, और मोबाइल अगर आपके करीब होगा आप हरगिज अटेंटिव नहीं हो सकते। क्वेश्चंस आपने जरूर करने हैं, ठीक है? जितने ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतना ही ज्यादा आप सीखेंगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ही ज्यादा सीखेंगे। तो क्लास में क्वेश्चन करने से नहीं घबराना, सीखते हुए गलती करने में कोई मसला नहीं होता, ठीक है? हाँ, लेकिन क्वेश्चन किस टाइम पे करने हैं वो मैं आपको बताऊंगा, स्पेसिफिक टाइम कि आपने इस वक्त में क्वेश्चन करना है। वो भी प्लानिंग वाली साइड पे हम जाएंगे तो फिर बात करूंगा। टेस्ट की बात कर ली मैंने। हॉस्टल एंड मेट्स केयरफुली है, वो सुना होगा ना आपने, मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, सुना है ना? तो आपके जो हॉस्टल मेट्स हैं ये कैसे लोग हैं, ठीक है? ये आपने ध्यान से सिलेक्शन करने हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम सिर्फ एक चीज को कंसीडर कर रहे होते हैं कि किस हॉस्टल का रेंट कम है। देखिए, वो भी रेलिवेंट कंसीडरेशन है, लेकिन इसके साथ ये भी देखिए कि मेरे साथ रहने वाले लोग कैसे हैं, वो पढ़ने वाले नहीं पढ़ने वाले, ठीक है? तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है, मेरे पास स्टूडेंट ऐसे हैं वो बेचारे रो रहे होते हैं, कह रहे होते हैं सर हम पढ़ना भी चाहते हैं ना, तो हमारे साथ जो लोग रहते हैं वो हमें पढ़ने नहीं देते। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनका ख्याल रखिए। फिर सेल मैंने आपको बता दिया, सेल फोन। हाँ, ब्रॉड लिस्ट, इसके बारे में सुन लीजिए। ब्रॉड लिस्ट आपको जो फिजिकल स्टूडेंट्स हैं, आपको एक पेज सर्कुलेट करवाया जा रहा है, ये मेल्स के लिए अलहदा और फीमेल स्टूडेंट्स के लिए अलहदा। अगर आप चाहे, ये आपके लिए ऑप्शनल है, तो एक व्हाट्सएप ग्रुप फिजिकल स्टूडेंट्स के लिए हम क्रिएट करेंगे, आपको उसमें ऐड कर दिया जाएगा, लेकिन वो ग्रुप एडमिन ओनली होगा, उसमें कोई क्वेश्चन आप पूछ नहीं सकेंगे, और अगर उस नंबर पे पर्सनली आप कोई क्वेश्चन सेंड भी करते हैं तो उसका आंसर आपको नहीं मिलेगा। वो सिर्फ क्योंकि क्वेश्चन आंसर करने के लिए आपकी क्लास है, ठीक है? वो किस लिए है? उसमें कुछ मैंने आपके साथ एडिशनल रिसोर्सेज शेयर करने हैं। वो एडिशनल रिसोर्सेज क्या हैं, आपके लिए कितने यूजफुल हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता आपको उसका पता चलता रहेगा। लेकिन फिलहाल अभी ये टीए हमारे थोड़ी देर में लिस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं आपके साथ। आप अगर चाहें इसमें तो अपना मोबाइल नंबर लिख दीजिए। ये क्या है सर? डिस्कशन हो रही है। नहीं, ये क्या चल रहा है? अच्छा, मैं समझा मैं पढ़ा रहा हूं और आप पढ़ रहे हैं। आपस में डिस्कशन कब शुरू कर दिया आपने? जैसे मैं बाहर निकला डिस्कशन शुरू कर दी इन्होंने। खुदा का खौफ कर जी। ये ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन जल्दी से। लैपटॉप कंप्यूटर इस्तेमाल करें। मोबाइल इफेक्टिव टेक्निक नहीं है ऑनलाइन क्लासेस के लिए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कोई चीज़ हमें इस्तेमाल नहीं करनी आती, और जब हमें इस्तेमाल नहीं करनी आती ना, उससे फ़ायदा नहीं लिया, हम कहते हैं ये चीज़ ही बेकार है, ये चीज़ ही बेकार। तो अगर आप ऑनलाइन क्लासेस का असल बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो मोबाइल नहीं बल्कि क्या, लैपटॉप इस्तेमाल कीजिए। एक लेक्चर एक दिन में ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए, ये ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं इनके लिए कह रहा हूं, एक लेक्चर एक दिन में आपने लाजमी लेना है, और आपकी स्पीड होनी चाहिए, हाँ जी, रेगुलर स्पीड, स्टैंडर्ड स्पीड, ठीक है? डबल स्पीड के ऊपर कंसेप्ट्स कंप्रोमाइज हो जाते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी को मिस यूज ना करें, यानी ऑनलाइन में फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि जिस वक्त चाहे लेक्चर ले सकते हैं। तो चूंकि जिस वक्त चाहे लेक्चर ले सकते हैं, इसलिए बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो कभी भी लेक्चर नहीं लेते। सुबह कहते हैं दोपहर को करेंगे, दोपहर शाम को अगले दिन। कीप सेल फोन, अब ये बता दिया। स्टडी इन हाँ, मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप जब कभी कोई भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ें, खासतौर पे ये ऑडिट, तो इसके लिए एक बेहतर टाइम क्या है, मॉर्निंग का। मॉर्निंग बेसिकली जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स होते हैं ना, उनको समझने के लिए फ्रेश माइंड जरूरी होता है। इवनिंग में आपका माइंड एग्जॉस्ट हो चुका, पढ़े ना भी ना, फिर भी इर्द गिर्द के दुनिया के बहुत से काम ऐसे होते हैं, करते करते शाम तक हमारा माइंड एग्जॉस्ट हो चुका होता है। एग्जॉस्ट माइंड के साथ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, न्यूमेरिकल के सब्जेक्ट्स हैंडल हो जाते हैं।
ठीक है, लेकिन थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स नहीं होते, कंसेप्ट समझ में नहीं आते, तो बेहतर है कि आप मॉर्निंग में स्टडी किया करें, ये ज्यादा बेहतर है। रिकमेंडेशन है, बाकी हर एक की अपनी रूटीन है। सर्विसेज क्या मिलेंगी आपको, ये आहिस्ता आहिस्ता मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा, आपको बल्कि खुद ही पता चलता रहेगा। लेक्चर प्लान क्या होगा ये सुन लीजिए। स्टडी मटेरियल और लेक्चर प्लान। हमारा कोर स्टडी मटेरियल होगा आईकैप की बुक। आईकैप की जो कैफ 8 की बुक है, इसके 2 वॉल्यूम हैं, एक स्टडी टेक्स्ट और एक क्वेश्चन बैंक। ये दोनों हमारा कोर स्टडी मटेरियल है, यानी इन दोनों बुक्स का एक एक लफ्ज, एक एक कंसेप्ट हमने कवर करना है। लेकिन इस बुक में ये स्टूडेंट फ्रेंडली नहीं है ठीक, इसमें प्रॉब्लम स्टूडेंट फ्रेंडली नहीं है, तो हमने स्टूडेंट फ्रेंडली रखने के लिए कुछ और स्टडी नोट्स बुक की शक्ल में पब्लिश किए हैं। उसके भी 2 वॉल्यूम है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। हम क्लास में ये यूज करेंगे, जो इंस्ट्रक्टर की बुक होगी इसको आप यूज करेंगे, लेकिन इस बुक के हर चैप्टर के हर कंसेप्ट के साथ हमने लिंक किया हुआ है कि आईकैप की बुक के कौन से कंसेप्ट को कवर कर रहा है। यानी आपको हमारी बुक के हर कंसेप्ट के साथ आईकैप की बुक का रेफरेंस भी लाजमी मिलेगा। वो डेली बेसिस के ऊपर हम क्लास में डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे। आपने कोई भी कंसेप्ट, जब हमारी बुक, सबसे पहले आपने उसका लेक्चर लेना है कंसेप्ट का, फिर हमारी वाली बुक में से उसको रीड करना है, प्रैक्टिस कर लेनी है। प्रैक्टिस करने के बाद एंड में सिर्फ ये देखने के लिए कि सर ने आईकैप की बुक में से सारी चीजें कवर करवा दी, कहीं कोई चीज रह तो नहीं गई, आईकैप की बुक से एक दफा रीडिंग लाजमी करनी है। यानी आईकैप की बुक से एक दफा रीडिंग आपने लाजमी करनी है, लेकिन याद आईकैप की बुक से नहीं करना। कहां से करना है? आपने जो पढ़ना है, जो याद करना है, वो हमारी वाली बुक से करना है। आईकैप की बुक को रीड करते हुए ये देखना है कोई चीज, अगर आपको लगे कि कोई चीज रह गई है, कोई चीज मिसिंग है, कोई अच्छा लफ्ज आपको लगा आईकैप की बुक में मौजूद है, आप उसको कॉपी कर सकते हैं अपने नोट्स के ऊपर। लेकिन याद आपने आईकैप की बुक से नहीं करना, आईकैप की बुक से याद नहीं होगा, लैंग्वेज बड़ी डिफिकल्ट है और कंसेप्ट की अरेंजमेंट भी डिफरेंट है। लेक्चर प्लान हमारा क्या होगा? डेली बेसिस पे जब भी मैं आऊंगा क्लास में, सबसे पहले अपना प्लान आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। रिटन फॉर्म में हम वो शेयर किया करते हैं। क्लास में छोटी सी पर्ची होगी, वो आपको दे दी जाएगी। उस पर्ची के ऊपर लिखा होगा लेक्चर नंबर क्या है, चैप्टर, कंसेप्ट हम कौन सा डिस्कस करने जा रहे हैं, और उस कंसेप्ट के बाद आपने होम असाइनमेंट क्या करने हैं। क्योंकि ज़बानी कलामी होम असाइनमेंट बताए ना, तो कुछ स्टूडेंट सुनते हैं, कुछ नहीं सुनते, कुछ गलत समझ लेते हैं, क्वेश्चन कोई और बोला होता है, स्टूडेंट कुछ और क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो रिटन फॉर्म में सारा लेक्चर प्लान आपके साथ शेयर किया जाएगा। फिर उसके बाद माइंड मैप्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। ये डिस्ट्रीब्यूट किए हमने माइंड मैप्स, किसी स्टूडेंट को मिले? वो अभी थोड़ी देर में प्रिंट हो रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। माइंड मैप क्या है? आपके पूरे चैप्टर की समरी है एक पेज के ऊपर, डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। फिर इसके बाद आपको लेक्चर का ओवरव्यू दिया जाएगा, और आपको जो उस लेक्चर से रिलेटेड पास्ट पेपर के क्वेश्चंस होंगे, केस स्टडीज होंगी, वो डिस्कस की जाएंगी। ठीक है। फिर इसके बाद एंड पे कोशिश होगी मेरी 2 मिनट्स के अंदर पूरे कंसेप्ट्स को रिवाइज कर दूं, और फिर कुछ आपके टेस्टिंग हो जाए अगर हो सके क्लास में बैठे बैठे, और पास्ट पेपर की डिस्कशन होगी, और रिवीजन के लिए कुछ फ्लैश कार्ड होंगे। देखिए ये चीज़ें मैं डिटेल में भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्विकली गो थ्रू इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये चीज़ें जैसे जैसे आप चलेंगे आगे, आपको खुद करके पता चल जाएगा कि ये क्या चीज़ें हैं। इन शॉर्ट हमारी क्लास की प्लानिंग क्या होगी, ये नोट कर लीजिए। क्लास में आऊँगा मैं, सबसे पहले आपके साथ शेयर करूँगा आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ताकि मेंटली आप प्रिपेयर हो जाएं कि आज हमने क्या सीखना है। फिर इसके बाद प्रीवियस जो लेक्चर हुआ होगा उसमें मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि कल के लेक्चर में से कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। आप वो क्वेश्चन पूछेंगे, उनको मैं आंसर करूंगा। ठीक, क्वेश्चन को आंसर करने के बाद मैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ जाऊंगा। अगर जरूरत हुई और आपने कहा तो उसकी कुछ केस स्टडी या कुछ पास्ट पेपर के क्वेश्चंस को हम क्लास में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। कुछ तो एक नेसेसरी प्रैक्टिस होगी ना, वो मैंने नोट किया हुआ कि कौन कौन से क्वेश्चन लाजमी आपके साथ डिस्कस करने हैं। कुछ अगर आप खुद से मजीद कहेंगे तो मजीद केस स्टडी या क्वेश्चन भी हम क्लास में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन की डिस्कशन के बाद हम कंसेप्ट्स की तरफ जाएंगे। कंसेप्ट्स 1 बाय 1 आपके साथ जो भी उस दिन में मैंने प्लान किए होंगे, ये ज़हन में रखिएगा। कंसेप्ट्स की प्लानिंग वो मेरा काम है। बाज़ बात ऐसा होता है एक दिन में हम 3 कंसेप्ट कवर कर रहे होते हैं,
और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि एक कंसेप्ट के ऊपर 3 दिन लग जाएंगे। किस कंसेप्ट के ऊपर कितना टाइम लगाना है ये मेरी जजमेंट होगी, ये मेरी कॉल होगी। आपने सिर्फ उन कंसेप्ट्स को कवर करते जाना, जो जो प्रैक्टिस में आपसे कहूं आपने वैसे करते जाना। कोर्स कवरेज क्या होगी, हमारे तकरीबन 100 के करीब लेक्चर्स होंगे और लास्ट लेक्चर हमारा एक्सपेक्टेड है कि 29 जुलाई को होगा। अब इसमें मैं कल आपके साथ चैप्टर वाइज प्लान भी शेयर कर दूंगा, कोशिश करूंगा आपके साथ चैप्टर वाइज कि हमारे टोटल बुक में कितने चैप्टर्स हैं और किस चैप्टर को कितने दिन में हमने कंप्लीट करना है, ताकि मेरे ऊपर भी एक चेक रहे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी चैप्टर के ऊपर मैं ज़रूरत से ज़्यादा वक्त लगा रहा हूँ, लेक्चर लगा रहा हूँ। लेकिन याद रखें वो जो चैप्टर वाइज प्लान मैं आपके साथ शेयर करूँगा वो सिर्फ एस्टिमेटेड होगा, क्योंकि मैं बेसिकली स्टूडेंट्स की स्पीड के साथ चला करता हूँ। अगर मुझे लगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो हो सकता है कि एक लेक्चर जिसको मैंने 8 दिन 8 लेक्चर, एक टॉपिक को 8 लेक्चर एलोकेट किए उसे 6 में ख़त्म कर दूँ, या बाज़ बात हो सकता है कुछ चैप्टर हो सकते हैं उनको मैंने 6 एलोकेट किए हैं लेक्चर्स तो 8 लग जाए। थोड़ी बहुत 1-2 लेक्चर की ऊंच नीच होती रहेगी, नेचुरल है, लेकिन ऑन दी होल आप जज कर सकते हैं किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कि हमारा कोर्स क्या लेट तो नहीं हो रहा, क्योंकि अक्सर होता है कि स्टूडेंट्स को उस वक्त पता चलता है जब 100 लेक्चर्स हो जाते हैं, फिर पता चलेगा कि 15 लेक्चर अभी मजीद है। तो इस चीज़ का एक ट्रैक रखने के लिए कि क्या हमारी जो डेडलाइन है उसके मुताबिक हम चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, मैं कोशिश करूंगा कल आपके साथ हर चैप्टर के एस्टिमेटेड लेक्चर्स भी शेयर कर दूं। क्लियर जी? चलिए, ये थे हमारे ओरिएंटेशन से रिलेटेड जो कुछ चीज़ें मैंने डिस्कस करनी थी। कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। जी जी। बुक कब तक आएगी? देखिए, आई कैप पहले हमारे साथ इस अटेम्प्ट का सिलेबस फाइनल करेगा। बुक तकरीबन कंप्लीट है, उसमें कुछ थोड़ी बहुत हमने हर अटेम्प्ट में चेंजेस करनी होती है, वो चेंजेस हमने कर दिए हैं, लेकिन बुक को भी होल्ड किया हुआ है। उसकी रीज़न है कि आई कैप ने अभी तक अपना सिलेबस हमारे साथ शेयर नहीं किया। जैसे ही आई कैप इस अटेम्प्ट के लिए, आपको पता है आई कैप हर अटेम्प्ट में सिलेबस रिवाइज करता है, बेसिकली रिवाइज करें या ना करें, आई कैप हर अटेम्प्ट के लिए अलहदा से सिलेबस शेयर करता है। सम टाइम उसमें रिवीजन होती है, सम टाइम रिवीजन नहीं होती। तो मैं ये नहीं चाहता कि हम अपनी बुक पहले पब्लिश कर दें, उसके बाद कोई रिवीजन आए और फिर आपको अलहदा से करना पड़े। ठीक है, बेहतर ये होता है कि एक ही दफ़ा सारी जितनी भी चीज़ें हैं रिवाइज करके बुक में इंक्लूड कर दिया। तो जैसे ही आई कैप ने सिलेबस हमारे साथ फाइनल सिलेबस इस अटेम्प्ट के लिए शेयर किया, उम्मीद है उसके 4 दिन के अंदर बुक जो है वो पब्लिश हो जाएगी। ठीक है, तो पहले हम वेट कर रहे हैं आई कैप के सिलेबस का। सिलेबस जैसे ही फाइनल होता है इंशाल्लाह उसके बाद बुक भी 4 दिन के अंदर पब्लिश भी हो जाएगी, उम्मीद है। और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन नहीं है? क्या पूछ रहे हैं भाई? छुट्टियां क्या? ये जो आप करके आए ये छुट्टियां नहीं थी? चलिए, अब स्टार्ट करते हैं हम अपने कंसेप्ट्स को। जो हमारा ये सब्जेक्ट है ऑडिट, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कंसेप्ट्स को आज के लेक्चर में मैं सिर्फ आपको कुछ इवेंट्स बताना चाह रहा हूं जो कि हमारे प्रोफेशन में अकर होते हैं, या हम जो काम करते हैं इससे रिलेटेड कुछ की इवेंट्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ये आपने ज़हन में रखना है। देखिए, अकाउंटिंग में आपने, अच्छा एक चीज, एक स्टूडेंट और क्वेश्चन पूछते हैं, मुझे याद आ गया, क्या ऑडिट का सब्जेक्ट पढ़ने से पहले FR2 पढ़ना जरूरी है? इसका जवाब है बिल्कुल जरूरी नहीं। ठीक है, कैफ 7 कंपनी लॉ हो या कैफ 5 FR2, कैफ 8 पढ़ने से पहले ये दोनों सब्जेक्ट्स पढ़े होना जरूरी नहीं है, लाजमी नहीं है। लेकिन अगर आपने ये टॉपिक्स पढ़े होंगे तो कुछ जगहों पे जाके आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, जैसे कोई आपसे पूछे कि सीए करने से पहले आई कॉम या बी कॉम करना लाजमी है,
अगर नहीं लाजमी, लेकिन अगर आई.कॉम या बी.कॉम किया हो तो कुछ सब्जेक्ट्स के बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग में हेल्प हो जाती है। उसी तरह कैफ 8 पढ़ने के लिए कैफ 5, FR2 या कंपनी लॉ पढ़ा होना जरूरी नहीं, लेकिन अगर पढ़े हों तो कुछ टॉपिक्स की बेसिक्स में हेल्प हो जाएगी। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। पहले आपने काउंटिंग के कंसेप्ट से। अकाउंटिंग में आपने पढ़ा होगा कि हर कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हर बिजनेस बल्कि उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर हो सकती हैं। कंपनीज के लिए लाजमी होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कितनी चीजें शामिल होती हैं? अब 5 चीजें। शाबाश। कौन कौन सी? बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी और नोट्स ऑफ अकाउंट। शाबाश शाबाश। अच्छा, ये फर्ज कीजिए साल हमारा चल रहा है, स्टार्ट हुआ 2023, ये है 1 जनवरी 2023। ये साल है, ये साल। लाइन सीधी लगे है, एडजस्ट कर ले यार, 19-20 कर लिया करें। ये ले, ये है इस साल का एंड कब होगा? 31 दिसंबर 2023। अगर किसी कंपनी का ईयर एंड 31 नवंबर 23 है, इसका मतलब है उसने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी है वो किस ईयर की करनी है? 1 जनवरी 2023 से लेके 31 नवंबर 23 तक। ये कंसेप्ट क्लियर है? अच्छा, आपने अगर कैफ 7 पढ़ा हुआ है तो उसमें एक जगह पे कंसेप्ट लिखा हुआ था, नहीं पढ़ा हुआ तो मैं वो कंसेप्ट आपके साथ शेयर कर देता हूं। वो ये था कि हर कंपनी ने जैसे ही उसका फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा अपने पूरे साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी है और अपने शेयर होल्डर्स को सेंड करनी है। ठीक, शेयर होल्डर्स को सेंड करनी है। सीला में नहीं भी पढ़ा हुआ आपने तो काउंटिंग में शायद ये कंसेप्ट पढ़ा होगा कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होती हैं और उसके शेयर होल्डर को सेंड की जाती हैं, और शायद उसमें कोई टाइम पीरियड भी था, शायद 120 डेज, तकरीबन 4 मंथ्स। अब हम ऑडिट पढ़े, ला थोड़ी पढ़े, तो एग्जैक्ट होना हमारे लिए जरूरी नहीं जितना सीला में जरूरी होता था। तकरीबन 4 महीने के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर होल्डर के पास पहुंचती है। अच्छा, मुझे बताइए सोच के कि एज इट इज पहुंच जाती है या वेरिफिकेशन के बाद? वेरिफिकेशन के बाद। शाबाश। ठीक है, तो वेरिफिकेशन जो प्रोफेशनल करता है उससे वो, शायद आपने कितने स्टूडेंट ने सीला पढ़ा हुआ है? वैसे तकरीबन चंद एक स्टूडेंट्स के अलावा मोर देन 90% ने। चलिए, लेकिन फिर भी मैं कंसेप्ट्स को वैसे अज्यूम करूंगा कि आप लोगों ने कंपनी लॉ नहीं पढ़ा हुआ। तो कंपनी लॉ में एक बात लिखी हुई है कि एक इंडिपेंडेंट पर्सन आएगा जिसे उन्होंने नाम दिया है ऑडिटर का। वो ऑडिटर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करेगा और अपनी रिपोर्ट साथ अटैच करेगा जिसमें ये लिखा होगा कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक हैं या इनमें कुछ मसला मसाइल है, और फिर ये ऑडिट रिपोर्ट के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर होल्डर्स के पास जाएंगी। ये कंसेप्ट क्लियर है? चलिए, मैं इसी कंसेप्ट को फर्दर आपके साथ डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूं। ये रहंडी जी 1 जनवरी 23 से लेकर 31 नवंबर 23। सबसे पहली चीज ये नोट कीजिए कि हर कंपनी को पता है कि जब साल खत्म हो जाएगा ना, हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करवाना है एक पर्सन से जिसका नाम ऑडिटर है। इसीलिए साल खत्म होने से पहले ही उसकी अपॉइंटमेंट कर दी जाती है, और अपॉइंटमेंट कौन करता है? वो करते हैं शेयर होल्डर्स, जिसे मेंबर्स भी कहते हैं। और कहां करते हैं अपॉइंटमेंट? एजीएम में, एनुअल जनरल मीटिंग में। तो ये जहन में रखिएगा कि इस कंपनी का जो ईयर एंड 31 दिसंबर है, इसका ऑडिटर ईयर एंड से पहले ही अपॉइंट हो जाएगा। वो शायद कोई
20 अप्रैल के करीब है, अप्रैल के महीने में 20 अप्रैल 2023 को अपॉइंट हो जाएगा। कौन अपॉइंट यहाँ पे? ऑडिटर। ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा, इसका अपॉइंटमेंट ऑफ इसका काम क्या है? इस ऑडिटर का काम है कि इसने इस पूरे साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना है। अब आपके जहन में पहला सवाल ये आ रहा होगा, सर अभी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी ही नहीं, तो इसको इतना 7-8 महीने पहले अपॉइंट कर दिया, ये क्या करेगा? ये कुछ भी नहीं करेगा। इसके पास ऑप्शन होती है, कुछ करना चाहे ना तो कर भी सकता है, कुछ ना करना चाहे तो नहीं। तो जब हमारे पास ऑप्शन हो, चाहे ये काम करे चाहे ना करे, तो हम अक्सर क्या सेलेक्ट करते हैं? ना करें। ठीक है, तो ये भी अपॉइंट पहले हो जाता है, लेकिन कोई काम हालांकि कर सकता है। ठीक है, लेकिन जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको पता है, इसको ये नहीं पता साल खत्म होगा तो बैलेंस शीट कैसी होगी, ये नहीं पता, इसको नहीं पता ना। इसको ये नहीं पता साल खत्म होगा तो कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसी होगी, नोट्स ऑफ अकाउंट्स कैसे होंगे, नहीं पता। लेकिन इसको इतना पता, जरा गौर कीजिएगा कंसेप्ट है इसमें, इसको इतना पता है कि जब साल खत्म होगा ना तो उसमें इस अरसे की सेल और परचेज होंगी। सेल और परचेज तो ऐड ही होती है ना, एसेट्स और लायबिलिटी तो चेंज भी हो सकती हैं, लेकिन सेल परचेज एक्सपेंसेस ये तो ऐड ही होते हैं। तो ये अगर करना चाहे ना, अगर थोड़ा अक्लमंद ऑडिटर हुआ तो ये साल खत्म होने से पहले ही अपना काम शुरू कर सकता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनल होने का इंतजार नहीं करेगा, साल खत्म होने से पहले ही अपना काम शुरू कर सकता है। हाँ, उसमें कुछ चीजें चेक कर सकता है, कुछ नहीं। जैसे इनकम स्टेटमेंट की चीजें चेक कर सकता है, क्योंकि वो आपको पता है इंक्रीज ही होती हैं। बैलेंस शीट की नहीं, वो तो चेंज हो सकती है। हो सकता है इधर इन्वेंट्री अगर वेरीफाई कर ले, वो सारी इन्वेंट्री अगले महीने बिक जाए, तो वो तो काम, तो कुछ काम करे, लेकिन इसकी मर्जी होती है, चाहे करे चाहे ना करे। हम अभी सिचुएशन को सिंपल रखते हैं, इसने कुछ भी काम नहीं किया, ये एंड हो गया, ये अभी भी अपने ऑफिस में, इसकी अपॉइंटमेंट हो जाती है, अभी अपने ऑफिस में बैठा, ये रेंट हो गया। ये रेंट पे क्या होगा? मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट किसे कहते हैं भला? जो लोग कंपनी को चला रहे होते हैं। शाबाश, जैसे सीएफओ, जैसे सीईओ, जैसे डायरेक्टर्स, ये रेंट होगा। तो ये लोग, मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं, ऑडिटर की नहीं कर रहा, किसकी कर रहा हूं? मैनेजमेंट। ये क्या करेंगे? ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करेंगे। क्या करेंगे? और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या चीजें होती है आपने मुझे बता दिया, 5। तो ये रेंट पे ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करेंगे। कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए आपको ये सिखा रहा हूं कि ये 31 दिसंबर पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली ये 31 दिसंबर पे नहीं, बल्कि उसके बाद भी 5, 7, 8, 10 दिन लग जाया करते हैं। जैसे हो सकता है बिजली का बिल अभी ना आया हो, दिसंबर के महीने का बिजली का बिल अभी, उसका थोड़ा सा इंतजार करना हो सकता है क्लोजिंग स्टॉक काउंट करने में 2-3 दिन लग जाए। छोटी कंपनी है तो उसी दिन हो जाता है। अगर बड़ी कंपनी है, कोई डिपार्टमेंटल स्टोर है, उसका तो स्टॉक आपको पता है डिफरेंट सिटीज में होगा। तो कुछ एडजस्टमेंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में करते करते कुछ टाइम लग जाता है, 5, 7, 10 दिन प्रैक्टिकली। तो हमें प्रैक्टिकली हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट? ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो मैनेजमेंट ने प्रिपेयर की हैं। ड्राफ्ट की अगली स्टेज होती है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो होती हैं जो ऑडिटर चेक कर चुका होता है, वेरीफाई कर चुका होता है, जो शेयर होल्डर को भेजनी होती हैं। तो जरा बताइए, शेयर होल्डर्स को ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भेजते हैं या ऑडिटेड? शाबाश, ऑडिटेड। तो यहां पे ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 31 दिसंबर को या उसके 4-5 दिन बाद
मैनेजमेंट ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटर को दे देती है। अब ऑडिटर क्या करेगा इसके बाद अब ऑडिटर उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की वेरिफिकेशन करेगा। इन फाइनेंशियल इस अरसे में क्या, ये फर्ज कीजिए ये हम लिख देते हैं कि तकरीबन ये है जी कोई 4 अप्रैल तक, तकरीबन 4 अप्रैल 2024 तक 3 महीने तक तकरीबन ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की वेरिफिकेशन करता रहा। बाज़ औक़ात इससे पहले भी हो जाता है काम, हो सकता है 1 महीने के अंदर भी ऑडिट हो जाए, कभी कभी ऐसे भी होता है, और बाज़ औक़ात 7-7 8-8 महीने भी लग जाते हैं, लेकिन नॉर्मली 3 महीने तकरीबन इसमें ऑडिट कंप्लीट हो जाता है। अब ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर ये ऑडिट कर लिया उसने, इसके बाद अपनी एक रिपोर्ट देगा, इस रिपोर्ट को कहा जाता है ऑडिट रिपोर्ट। शाबाश, ऑडिट रिपोर्ट। इस ऑडिट रिपोर्ट में 2 चीजें ज्यादा अहम होती हैं। एक, पहली चीज, ऑडिट रिपोर्ट में लिखा होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक हैं या गलत। अच्छा, यहां पे आपको बहुत अहम कंसेप्ट बिल्ड कर रहा हूं ऑडिट का। ऑडिट, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई मिस स्टेटमेंट हो ना, कोई गलती हो, ऑडिटर की यह जिम्मेदारी नहीं है उसको ठीक करना है। ठीक करना ऑडिटर की जिम्मेदारी नहीं, वो तो मैनेजमेंट करेगी। ऑडिटर की जिम्मेदारी है सिर्फ बताना, ठीक करना, आइडेंटिफाई करना जिम्मेदारी है, ठीक करना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, ऑडिटर की नहीं है। इसीलिए याद रखिए, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई गड़बड़ है और मैनेजमेंट कहती है हमने नहीं ठीक करना इसको, क्या ऑडिटर खुद से ठीक कर दे? नहीं, ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में लिख देगा। क्या लिख देगा? कि इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये गलती है, तो ये ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट देगा। ठीक है, मैनेजमेंट से कहेगा ठीक है सर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, मेरी ऑडिट रिपोर्ट है। ठीक, इन दोनों को मिला। अब ये ऑडिट रिपोर्ट ऑडिटर प्रैक्टिकली किसको देता भला? मैनेजमेंट को। और मैनेजमेंट से क्या कहता है? अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जब इशू करें उसके साथ मेरी इस ऑडिट रिपोर्ट को भी अटैच करके शेयर होल्डर्स को भेजना। इसके बाद फिर फाइनल स्टेप होता है। फाइनल स्टेप क्या होता है? वो हो सकता है जैसे फर्ज कीजिए कि 8 अप्रैल को मैनेजमेंट इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ऑडिट रिपोर्ट को इशू कर दे। किसको? शेयर होल्डर्स को। ये आपको तरतीब समझ आई कंसेप्ट्स की? सबसे पहले स्टार्ट ऑफ द ईयर, फिर उसके बाद अपॉइंटमेंट होगी, फिर उसके बाद ईयर एंड आएगा, ईयर एंड के बाद नॉर्मली ऑडिट शुरू होगा, 3 महीने लेगा। ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट मैनेजमेंट को प्रोवाइड करेगा, मैनेजमेंट उस ऑडिट रिपोर्ट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ अटैच करके शेयर होल्डर को इशू कर देंगे। इसमें कुछ वेरिएशंस पॉसिबल हैं, लेकिन मोर और लेस यही स्टेप्स इसी टाइम फ्रेम में परफॉर्म होते हैं। ठीक है, इसमें आगे जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे कोई वेरिएशन आई एडवांस में मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसको इस तरतीब को आपने नोट करना। ठीक है, इस तरतीब को आपने जहन में रखना है। कुछ वेरिएशन आ सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, अगर ऑडिटर चाहे तो बाज़ औक़ात ईयर एंड से पहले भी प्रोसीजर परफॉर्म कर सकता है। ये ईयर एंड कहलाता है, ईयर एंड 31 लेकिन अक्सर ईयर एंड के बाद। तो हो सकता है किसी कंसेप्ट में हम ईयर एंड से पहले की भी बात करें। इस तरह बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ऑडिटर की अपॉइंटमेंट लेट हो जाती है,
ऑडिटर की अपॉइंटमेंट लेट भी हो सकती है, तो बहरहाल वो जैसे जैसे वेरिएशन आएगी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। पहले मुझे बताइए यहाँ तक कंसेप्ट सारे समझ आए या नहीं? यहाँ तक जी। ऑडिटर ने भी कोई रेक्टिफिकेशन के लिए मैनेजमेंट को कहा और मैनेजमेंट ने वो रेक्टिफाई कर दिया, वो भी ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में शामिल करेंगे कि नहीं? शाबाश, इनका अच्छा क्वेश्चन है। उन्होंने कहा सर ये तो हमें समझ आ गई कि ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक नुक्ता भी अगर लगाना चाहे या डिलीट करना चाहे तो नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसका काम ही नहीं, उसकी जिम्मेदारी नहीं। प्रिपेयर करना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। लेकिन अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसे पता चल जाए कि कोई मिस स्टेटमेंट है, कोई गलती है, जैसे क्या गलती हो सकती है तो बताएं। बड़ी गलतियां की होंगी आपने फाइनेंशियल में बनाते हुए। डेप्रिसिएशन गलत कैलकुलेट कर दी। अगर डेप्रिसिएशन गलत कैलकुलेट कर दी तो क्या ऑडिटर खुद से रेक्टिफाइंग एंट्री पास कर ले? नहीं, उसे मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करना चाहिए। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए जरा सोचिए, अब ये केस स्टडी के स्टेप्स बिल्ड कर रहा हूं। आप समझ रहे होंगे कि छोटा सा क्वेश्चन में पूछा, मैं 2 अल्फाज में भी इसका जवाब दे सकता था, लेकिन कंसेप्ट बिल्ड कर रहा हूं। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मिस स्टेटमेंट सामने आती है ऑडिटर के, ऑडिटर को फौरन ऑडिट रिपोर्ट इश्यू करके लिख देना चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डेप्रिसिएशन गलत है, या मैनेजमेंट को मौका देना चाहिए करेक्शन का? मौका, शाबाश, बिल्कुल मौका देता है। वो मैनेजमेंट से कहता है यहां पे सर ये मैं ऑडिट कर रहा था, इसमें मुझे मिस स्टेटमेंट नजर आई, आप इसको करेक्ट कर लें। मैनेजमेंट या तो करेक्ट करेगी या नहीं करेगी। ठीक है। अगर मैनेजमेंट करेक्ट नहीं करती, ऑडिटर रिपोर्ट में क्या लिखेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डेप्रिसिएशन गलत है। एग्रीड। अगर मैनेजमेंट इसे करेक्ट कर दे, अगर मैनेजमेंट इसे करेक्ट कर दे तो फिर क्या ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट में लिखना चाहिए कि पहले गलती थी अब ठीक है? नहीं। याद रखें, शेयर होल्डर्स को के पास कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहुंचती है, ड्राफ्ट या ऑडिटेड? उन्हें इससे गर्ज नहीं होती ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या था, उन्हें इससे गर्ज, उन्हें सिर्फ इससे गर्ज है जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ये सही है कि गलत। तो याद रखें, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलतियां हो, मैनेजमेंट उन्हें करेक्ट कर ले तो वो ऐसे हो जाता है जैसे कभी गलती थी ही नहीं। फिर से, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलतियां हो और मैनेजमेंट उसे करेक्ट कर ले तो वो ऐसे हो जाता है जैसे कभी गलती थी ही नहीं। फिर से, अगर हमसे कोई गुनाह हो जाए और हम तौबा कर लें तो वो ऐसे होता है जैसे कभी गुनाह किया ही नहीं। बल्कि इससे भी 2 हाथ आगे, ये बात तो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड भी कहते हैं कि मिस स्टेटमेंट करेक्ट कर लो तो वो ऐसे हो जाता है जैसे कभी मिस स्टेटमेंट थी ही नहीं। ये तो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड भी कहते हैं। लेकिन हमारा कंसेप्ट तो इससे भी आगे क्या कि अगर कभी गुनाह हो जाए और तौबा कर लें तो वो ऐसे हो जाता है जैसे कभी गुनाह किया, बल्कि वो नेकियों में बदल जाता है, बल्कि वो नेकियों में बदल जाता है। तो उसी तरह मुझे बताइए, अगर क्वेश्चन में उसने लिखा हुआ है, अगर क्वेश्चन में, अब केस स्टडी के ऊपर लेके हूं, क्लास के एंड में केस स्टडी आपके सामने रख रहा हूं, उसने केस स्टडी के अंदर लिखा कि डेप्रिसिएशन सही कैलकुलेट नहीं की थी, डेप्रिसिएशन सही कैलकुलेट नहीं की थी मैनेजमेंट ने, ऑडिटर ने चेकिंग करने के दौरान गलती आइडेंटिफाई कर ली, ऑडिटर ने मैनेजमेंट से कहा मिस स्टेटमेंट करेक्ट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, मैनेजमेंट ने मिस स्टेटमेंट करेक्ट कर ली, ऑडिटर रिपोर्ट में क्या लिखेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओके या नॉट ओके? ओके। पक्का? यस सर। दूसरा, गलती सामने आई, ऑडिटर ने कहा इसको ठीक कर लीजिए, मैनेजमेंट ने कहा ठीक नहीं करना, नॉट ओके। अब नॉट ओके। आखिरी क्वेश्चन, केस स्टडी के अंदर लिख रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मिस स्टेटमेंट है,
ऑडिटर के सामने आई और ये मिस स्टेटमेंट गलत कंफर्म हो गया, गलती है, ऑडिटर ने मैनेजमेंट को कम्युनिकेट कर दिया, यहां पे आके केस स्टडी खत्म। अच्छा, आपने नोट किया उसने आपको किस प्रॉब्लम में घेरा है? उसने आपको ये नहीं बताया हाँ कि मैनेजमेंट ने इसको ठीक किया है कि नहीं किया, ये नहीं बताया। क्या बताएंगे? शाबाश, दोनों बातें बताने। ये हमारे ऑडिट का असूल होता है कि जब कभी कोई इंफॉर्मेशन हमें, बल्कि आपको ये फर्क बता दूं अकाउंटिंग में और ऑडिट में फर्क, एक तो आपको क्वेश्चन का फर्क बताया ना है? एक तो सबसे बड़ा फर्क आपको यह बताया, अकाउंटिंग स्टूडेंट शौक से करते हैं और ऑडिट स्टूडेंट शौक से नहीं, मजबूरी से भी नहीं करते, तो बार बार कहना पड़े फिर कुछ। एक तो फर्क ये, एक फर्क आपको क्वेश्चंस का बताया कि नॉर्मली अकाउंटिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट स्टैंडर्डाइज होती है, वो एक, अब प्रॉफिट एंड लॉस के जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, घर जाके उनकी रिक्वायरमेंट देख लें, वो एक ही तरह की होगी। लेकिन हमारे एक टॉपिक के जितनी भी केस स्टडीज है ना, उनकी रिक्वायरमेंट मिला लीजिएगा, वो रिक्वायरमेंट दूसरे से डिफरेंट होगी। ठीक है, तो एक फर्क ये। एक और फर्क, अकाउंटिंग का रूल ये होता है, अगर आपको क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है और वो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन नहीं है, एज्यूम कर लीजिए और क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, जैसे डेप्रिसिएशन मेथड क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लेकिन डेप्रिसिएशन रिगार्ड करनी है, कोई एक स्ट्रेट लाइन भी है, रिड्यूसिंग में, कोई से एक कर लें जो आपको आसान लगे। दोनों के मुताबिक तो क्वेश्चन नहीं ना करते, ऑडिट में दोनों के मुताबिक करेंगे। ऑडिट का रूल सुन लीजिए, अगर कोई केस स्टडी के अंदर आपको कोई इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है जो उसने क्वेश्चन में नहीं दी, तो आपने क्या करना है, किसी एक को एज्यूम नहीं करना, कवर ऑल पॉसिबिलिटीज, ऑल पॉसिबिलिटीज को आपने कवर करना है। जैसे इस केस स्टडी में आपके सामने मैंने रखी, तो इसमें मैंने आपको ये तो बता दिया मिस स्टेटमेंट सामने आ गई है, ये नहीं बताया कि मैनेजमेंट ने करेक्ट की है या नहीं की। तो आपने केस स्टडी में क्या एज्यूम करना है? कुछ भी एज्यूम नहीं करना, आपने दोनों पॉसिबिलिटीज कवर करनी है, दोनों के मार्क्स होते हैं। क्लियर? चलिए, ये था हमारा आज का लेक्चर। अच्छा, मार्क्स से मुझे याद आया, आपको पता है आपकी जितनी अटेम्प्ट्स होती हैं उनका सजेस्टेड सॉल्यूशन, मार्किंग स्कीम, एग्जामिनर कमेंट्स, ये वेबसाइट पे अवेलेबल होते हैं। सिर्फ जानना चाहता हूं कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी ये आदत है कि जब कभी पास पेपर का कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो वो सजेस्टेड सॉल्यूशन, एग्जामिनर कमेंट्स और मार्किंग स्कीम ये भी देखते हैं। सिर्फ सॉल्यूशन सुन लें, एग्जामिनर कमेंट सॉल्यूशन से ज्यादा अहम होते हैं। एग्जामिनर कमेंट्स सॉल्यूशन से लिख लें। एग्जामिनर कमेंट, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, एग्जामिनर कमेंट्स सजेस्टेड सॉल्यूशन से ज्यादा अहम होते हैं, ज्यादा अहम होते। और दूसरी चीज, मार्किंग स्कीम आपको बताएगी क्या लिखना था, कितना लिखना था। थ्योरी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों को पता क्या आती है? सर कितना लिखना है। सर इस कंसेप्ट को हम 2 लाइनों में भी बता सकते हैं, 2 पैराग्राफ में भी, कितना लिखना है। तो ये मार्किंग स्कीम आपसे आपको अंदाजा हुआ करेगा। तो ये चीजें लाजमी, ऑडिट में आपने लाजमी ये 2 काम करने हैं, बाकी किसी सब्जेक्ट में करें या ना करें। क्या 2 काम लाजमी करने हैं? हर सॉल्यूशन, हर पास पेपर का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद एग्जामिनर कमेंट्स और मार्किंग स्कीम जरूर। चलिए, बहरहाल ये तो अभी सरसरी आपको कंसेप्ट बिल्ड कर रहा था, जनरल बातें थी, लेकिन ये भी काम की थी, किसी ना किसी टॉपिक में ये यूज होती रहती हैं चीजें। ये आपने टाइमलाइन नोट कर ली। चलिए, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ लें, ये भी डिस्कस करेंगे, ये भी डिस्कस। और कोई क्वेश्चन? चलिए, आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।